Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Educational, and in this video we are going to learn about the 21st chapter। 21वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करा रहा हूँ बिपिन चंद्रा की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। और इस बुक को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी 20 चैप्टर तक तो ऑलरेडी मैंने कवर करा ही दिया, आज 21वां भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा इसके बाद चैप्टर बचेंगे नहीं, लगभग और 16-17 चैप्टर के आसपास बचेंगे, 17 चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है गैदरिंग स्टॉर्म बिटवीन 1927 to 29। ये एक पीरियड था जिसके बीच में एक्चुअली सिविल डिसोबीडियंस के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और डिफरेंट यूथ का भी इसमें इंक्लूजन हो गया था। यूथ के नेता उस समय जवाहरलाल नेहरू और बड़ा फेमस नाम सुभाष चंद्र बोस का भी निकल के आ रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियोस की मिलती रहेंगी। ठीक है, तो 2 सीरीज और है जिसके बारे में बता देता हूँ। इंडियन पॉलिटी की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट है, लक्ष्मीकांत की बुक पे ये बेस्ड है। टोटल इसमें आपको 7 से 8 दिन लगेगा कंप्लीट करने में। अगर आप 7 to 8 आवर्स डेली पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू कैन कंप्लीट इट विद इन 7 to 8 डेज। ठीक है, अगर आप एक और मेरी सीरीज है इंडियन इकोनॉमी जो कि अगेन 5 से 7 दिन की कोर्स है, ये भी इन सब का पीडीएफ भी है, नोट मतलब। ठीक है, नोट के तौर पे पीडीएफ मैंने दे रखा है। पीडीएफ आपको ले लेना है, एक बार सीरीज पूरी कंप्लीट देखनी है, उसके बाद आपको पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करते रहना है। तो देख सकते हो कि लगभग मैं अपने मतलब जो मुख्य विषय होते हैं और जो इम्पोर्टेंट बुक हैं, अगर यूपीएससी की बात करो या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे ये सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। तो कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत की मिल जाए पूरा कंप्लीट एक सीरीज, जो कि आधी अधूरी तो हर जगह उपलब्ध है लेकिन पूरी कंपोजिट एकदम बुक की तरह कहीं भी नहीं मिलेगा, साथ में नोट्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। पॉइंट वाइज विल सी। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब दौर खत्म हुआ 1922 में, ठीक है, फरवरी 1922 को प्रिसाइजली इसको खत्म कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। चौरा चौरी कांड हो गया था, तो वायलेंस हो रहा था एंड गांधी जी ने इसको खत्म कर दिया था। उसके बाद का जो पीरियड है 22 से लेकर 27 के बीच में वहाँ पे काफी कंस्ट्रक्टिव काम किए गए, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क जिसको बोलते हैं, जिसमें खादी को बढ़ावा देना एंड लोगों को जोड़ना, मेन स्ट्रीम से यूथ को साथ लाना, ये सारे कंस्ट्रक्टिव काम हो रहे थे। स्वराजिस्ट अपना काम कर रहे थे। स्वराजिस्ट क्या कर रहे थे, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुस के और गवर्नमेंट के हर बिल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको रोक रहे थे। कोया ट्राइबल आंध्रा में, कोया ट्राइब्स कहाँ पे है, आंध्रा में, ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, कोया ट्राइब्स आंध्रा में इन्होंने भी विद्रोह किया और काफी लोगों ने इसमें जाने भी गंवाई। इनको लीड किया रामचंद्र राजू ने। ठीक है, देन ये मूवमेंट 1922-24 के बीच में रहा। अकाली मूवमेंट जो हुआ पंजाब में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेशनल फ्लैग वाला जो इंसिडेंट हुआ था, मूवमेंट हुआ था 1923 में नागपुर में। दीज ऑल थिंग्स हैपेंड इन बिटवीन 1922 to 1927। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद क्या हुआ 1927 में। 1927 के बाद एक्चुअली जो मास मूवमेंट के लिए तैयारी चल रही थी उसमें थोड़ा सा अपसर्ज आया, मास एंटी इंपेरियलिस्ट फीलिंग लोगों में आई एंड द ग्रोथ रेट वाज लाइक दिस, बहुत तेजी से बढ़ा। आई मीन टू से 1927 के बाद 8 नवंबर 1927 को एक कमीशन बिठाई गई थी, रॉयल कमीशन के मतलब ऑल वाइट कमीशन थे, साइमन कमीशन नाम था। ठीक है, साइमन कमीशन इसलिए बिठाई गई थी ताकि रिकमेंड कर सके ये वेदर इंडिया वाज रेडी टू फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, और उसके लिए क्या आगे का रास्ता क्या होगा, ये सब देखने के लिए, रिकमेंड करने के लिए ये साइमन कमीशन बनाया गया था।
एंड हुआ क्या था एक्चुअली कि 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वहाँ पे ब्रिटेन में, वो हार गई थी लेबर पार्टी से। तो इससे पहले ही इसने साइमन कमीशन बना लिया था ताकि कहीं लेबर पार्टी के हाथ में ये सारे मुद्दे ना आ जाए कि लेबर पार्टी कैसे डिसाइड करेगी, ये सब के चक्कर में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, साइमन इसके चेयरमैन थे। आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसके वजह से इसका जबरदस्त बाइकाट शुरू हो गया। द कॉल फॉर ए बाइकाट ऑफ कमीशन वाज स्टार्टेड। मीन टाइम इसको जो मतलब बाइकाट को लीड कर रहे थे वो तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, लिबरल फेडरेशन लेड बाई तेज बहादुर सप्रू, बाय द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस एंड बाय हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग इवन स्प्लिट मोहम्मद अली जिन्ना इन फेवर ऑफ बाइकाट। तो देखो इसको सबका सपोर्ट मिल रहा था, इनफैक्ट मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट मिल रहा था। इसमें हालांकि डिवीजन हो गया था, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं हम लोग इस बाइकाट को सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग बोल रहे थे हम लोग करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली उन लोगों को लीड कर रहे थे जो बाइकाट का सपोर्ट कर रहे थे, एंड इन्होंने इनफैक्ट बाइकाट में साथ भी दिया शुरू में। कांग्रेस हैड रिजॉल्व एनुअल सेशन जो हुआ था 1927 में मद्रास में, उसमें कांग्रेस ने रिजॉल्व लिया कि बाइकाट करेंगे। ठीक है, एंड जवाहरलाल नेहरू हैड इवन सक्सीडेड इन गेटिंग पास्ट ए स्नैप रिजोल्यूशन फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल। तो हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू उस समय काफी युवा थे और रेडिकल नेचर के भी थे, सोशलिस्ट नेचर के कह सकते हो। ये चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, वो जो डोमिनियन स्टेटस, उस स्टेटस पे इनका भरोसा नहीं था। ये चाहते थे बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस भारत को मिलना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक अपना जो स्नैप रेजोल्यूशन था वो भी पास करवा लिया इसी सेशन में। ठीक है, ये सेशन कहाँ हुआ था? ये सेशन हुआ था मद्रास में 1927 में। आगे बढ़ेंगे। साइमन और उनके जो दोस्त थे वो बॉम्बे में लैंड किए 3 फरवरी 1928 को। इनके विरोध में हर जगह, बॉम्बे में तो हुआ ही हड़ताल, हर जगह लगभग जहाँ जहाँ भी ये जा रहे थे वहाँ वहाँ काले झंडे इनको दिखाए जा रहे थे। एंड टी प्रकाशम ने तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा स्पिरिट दिखाई इसमें। एंड ये तो ओपन चेस्ट लेके घूम रहे थे और विद्रोह कर रहे थे, बोला गोली मारना है मार दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पूना, जहाँ जहाँ ये साइमन कमीशन गई उनको ब्लैक झंडे दिखाए गए। सबसे इम्पोर्टेंट तो इंसिडेंट तब हुआ जब यूथ ऑफ पूना ने, जो पूना के जो यंग लॉर्ड थे, इन्होंने क्या किया, एक पूना से एक्चुअली ये लोनावाला टू पूना ये लोग आ रहे थे। ठीक है, कौन? साइमन कमीशन, ट्रेन में। और ये जो रूट है ना, इसमें क्या है, ट्रेन का रूट ऐसे है, इसके पैरेलल बिल्कुल सड़क भी चलती है। तो जो यूथ था पूना के, उसने क्या किया, एक लॉरी, मतलब लॉरी में, कई सारी लॉरी में ये ट्रेन के अलोंग विथ ये लोग भी चलते रहे और काला झंडा दिखाते चले गए। ठीक है, तो ये सब भी चीजें हुई। आगे बढ़ेंगे। इन लखनऊ खाली कुजम्मन ने कहीं ना कहीं, इनका भी एक तरीका बड़ा ही विरोध करने का यूनिक था। इन्होंने क्या किया, काइट्स एंड बैलून्स, इन्होंने काइट्स उड़ाए, बैलून उड़ाए, उन पे लिख दिया गो बैक साइमन। तो इससे क्या होता था कि जहाँ भी ये बैलून गिरा मान लो या काइट गिरा तो गो बैक साइमन, एक विद्रोह करने का तरीका। एंड इनफैक्ट ये जो साइमन कमीशन को वेलकम करने के लिए बुलाया गया था केसर बाग तालुकदारों के द्वारा, वहाँ पे भी इन्होंने ये काम किया, वहाँ पे भी पतंग उड़ाए, बैलून्स वगैरह, जिसपे गो बैक साइमन लिखा हुआ था। इसके रिप्रेशन में गवर्नमेंट ने जबरदस्त लाठी चार्ज किया, जहाँ भी ऐसे लोग दिखते थे उनके ऊपर लाठी से वार किया गया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं को भी पीटा गया। सबसे हाइट तो तब हुआ जब लाहौर में लाला लाजपत राय को इनके चेस्ट पे लाठी से बहुत ज़्यादा पीटा गया, जिसके कारण इनकी मौत 17 नवंबर 1928 को हो गई। इसके विद्रोह में बदला भी लिया गया, सॉन्डर्स को मार दिया गया। किसके द्वारा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज पिछले क्लास में ही मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है
Although a youth movement and had already begun to take shape by 1927, the real Philip came in the numbers of youth when the youth leagues were formed and youth associations were formed. ठीक है, इसमें बहुत बड़ा हेल्प किया जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने. दे बिकेम द लीडर्स ऑफ द यूथ. न्यू रेडिकल आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेर ऑल्सो इनोवेटेड. आया उस समय इंडियन मासेस में, यूथ में के दिमाग में यह सोशलिज्म का आइडिया आया. जवाहरलाल नेहरू ने तो इनफैक्ट यूरोप भी गए थे, ब्रुसेल्स में जो कांग्रेस हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गए थे ये, ब्रुसेल्स कांग्रेस में ऑफ द लीग जो था, वहाँ पे जाके इन्होंने भाषण भी दिया था अगेंस्ट एम्पेरियलिज्म. एंड ही ऑल्सो विजिटेड द सोवियत यूनियन. तो कहीं ना कहीं जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सोशलिस्ट आइडिया से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. आगे बढ़ेंगे. जिसके अब मान लो यूथ का नेता ही इंस्पायर्ड है सोशलिज्म से, तो कहीं ना कहीं लोगों तक वो बात तो पहुँचेगी. नौजवान भारत सभा, ठीक है, लाहौर में जो था वो स्मॉल ग्रुप ऑफ, साथ में स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट हैड फॉर्म्ड द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें हो रही थी तैयारी के तौर पे कि जब सिविल डिसोबीडियंस होगा तो हम लोग फुल सपोर्ट के साथ आएंगे. लॉर्ड बिरकेनहेड, ये तो ओपन चैलेंज बंदा कर देता था, ये वायसराय हुआ करते थे उस समय के. इन्होंने कह दिया कि भारतीयों में वो एबिलिटी ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वो लोग कर सकें. ठीक है, लॉर्ड बिरकेनहेड ने बोला था. इस इशू को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ही सीरियसली लिया एंड ऑल पार्टी मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मई एंड अगस्त के बीच में 1928 में फाइनलाइज किया गया एक स्कीम को, जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट. मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट लिखी थी और ये इसमें इन्होंने कहा कि कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे. इन्होंने कहा कि हमारा जो स्टेटस होगा डोमिनियन स्टेटस होगा. एंड इसमें इस रिपोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया था हर तरीके के सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, किसी भी तरीके के सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वाले सिस्टम को. सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है, मान लो किसी जगह पे अगर मुस्लिम है तो वहाँ पे मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम ओनली, इस टाइप का है. तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में. और इनफैक्ट 1909 में भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी. तो ये सब को सिरे से खारिज कर दिया, बोला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना वो इस लाइन पे नहीं होगा. नेक्स्ट, दे सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम. इन्होंने कहा कि जहाँ पे मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है वहाँ पे सीट्स को रिजर्व किया जाएगा ताकि मुस्लिम वहाँ से चुन के आए. एटलीस्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा, तो जो बेसिस होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इलेक्शन का, इक्वल राइट्स होंगे वुमेन के लिए, फ्रीडम होगा यूनियंस का, एंड डिसोसिएशन होगा स्टेट फ्रॉम द रिलीजन इन एनी फॉर्म. तो ये सारी बातें हैं, ये देखो ये सब याद कर लो. इससे क्या है ना, क्वेश्चन आता है नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था. ठीक है, एमसीक्यू में आ जाता है नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था. तो ये सारी बातें कही गई थी. अब ये कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया किसको, मुस्लिम लीग को, बिकॉज मुस्लिम लीग चाहती थी सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक है, तो ए सेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग वाज डिसोसिएटेड एंड बेसिकली दे कंसीडर्ड मोर टू द मुस्लिम ओपिनियन. अब देखो मोतीलाल नेहरू के पास ये दिक्कत ये भी आ गई कि अगर वो मुस्लिम कम्युनल ओपिनियन पे ज़्यादा कुछ दे, मुस्लिमों को ज़्यादा देते, तो हिंदू कम्युनलिस्ट जो थे वो विड्रॉ कर लेते. एंड इससे फाइनली ये हुआ कि कुछ इसको कंसेशन दिया नहीं गया उनको, मुस्लिमों को, और जिन्ना ने विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट नेहरू रिपोर्ट से. एंड साथ में उसी के रिस्पॉन्स में 14 पॉइंट्स जो है जिन्ना ने दिए अपने 14 पॉइंट. तो ये क्वेश्चन आता है, हु गिवन द 14 पॉइंट्स, फेमस 14 पॉइंट्स, तो मोहम्मद अली जिन्ना, विच वर बेसिकली रीइटरेशन ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द नेहरू रिपोर्ट. नेहरू रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन ही था, ये 14 पॉइंट में लिखा गया था. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. यंग एंड रेडिकल नेशनलिस्ट लेड बाई जवाहरलाल नेहरू ने एक्चुअली जो ये मोतीलाल नेहरू का जो नेहरू रिपोर्ट था उसको ऑब्जेक्ट किया. किस ग्राउंड पे? उन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस को क्यों माने, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यंग नेता थे, उन्होंने कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट,
दिसंबर 1928 में कैलकाटा सेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस का। वहाँ पे अगेन इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिल के ये प्रेस किया, ये कहीं ना कहीं प्रेस किया कांग्रेस के ऊपर कि आप एक्सेप्ट कीजिए पूर्ण स्वराज को। लेकिन उस समय के जो बड़े नेता थे, गांधी जी वगैरह, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें 2 साल इनिशियली बोला कि 2 साल टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर ये सारी बातें मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट है वो मान लेते हैं, डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। बाद में प्रेशर और आया और ये लोग 1 साल ही इन्होंने दिया सरकार को, बोला 1 साल में ये सारी चीजें मान लो, नहीं तो फिर हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, ठीक है। A 1 year term given to the government अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, if they did not accept a constitution based on dominion status, we would not only adopt complete independence but also civil disobedience movement भी हम लोग शुरू करेंगे to attain that goal, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये सारी बातें भी हुई उस समय। गांधी जी कैंसल्ड हिज प्लान। गांधी जी को एक्चुअली यूरोपियन टूर पे जाना था, गांधी जी ने उस प्लान को, टूर को कैंसिल कर दिया बिकॉज इनके पास टाइम नहीं था। 1 साल का इन्होंने अल्टीमेटम दिया था सरकार को और 1 साल के अंदर ही फिर से स्ट्रगल करना पड़ सकता था, सिविल डिसोबीडियंस, बिकॉज सरकार तो मानती नहीं, सबको पता था। तो इसके लिए तैयारी जरूरी थी। तो गांधी जी ने कहा, आई मस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट ईयर स्ट्रगल, और इन्होंने अपना जो यूरोप का टूर था वो खत्म कर दिया। नेक्स्ट है मास कॉन्टेक्ट टूर्स बाई गांधी जी। गांधी जी ने देश में कोने कोने में गए, यूपी, बिहार, बंगाल, देन लाहौर, हर जगह गए, कोने कोने में गए देश में, और हर जगह कांटेक्ट अपनी जो टूर की और मास के साथ कांटेक्ट बनाया। बहुत सारे जो प्री 1929 टूर्स थे वो कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए थे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के लिए थे, जैसे कि खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए हुए थे। लेकिन जो लेटर ऑन पीरियड के थे वो थे किसके लिए, ताकि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन किया जा सके, मास को जोड़ा जा सके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सिंध भी गए ये, जब सिंध गए, at his instance that Congress working committee was constituted to constitute a foreign cloth boycott committee। तो बेसिकली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी। जब ये सिंध पहुंचे तो इनके इंस्टेंस पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बाइकाट कमेटी बनाई फॉरेन क्लॉथ के लिए, ठीक है, जिसमें फॉरेन क्लॉथ को जलाना उलाना ये सब उसके नहीं यूज करने से रिलेटेड ये कमेटी थी। कैलकाटा में जब ये पहुंचे, कैलकाटा में गांधी जी गए और जब मास टूर पे चल रहे थे तो वहां पे इन्होंने खुद, मतलब लगभग इनके पास 1000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे उस समय, और इन्होंने खुद फॉरेन क्लॉथ इकट्ठा किए और उसको चौराहे पे जलाया। इसके लिए क्या है, इनके ऊपर कार्रवाई की गई और इनको अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई की गई। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बर्मा जाना है, बर्मा से आने दो, बर्मा के बाद मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई कर लेना। तो अरेस्ट भी हुआ इनका, अरेस्ट हुआ तो फिर काफी और भी ज्यादा मास मूवमेंट बढ़ गया था, बाद में इनको छोड़ दिया गया। इन मई 1929 ए लेबर गवर्नमेंट हेडेड बाय रैमसे मैकडोनल्ड टू पावर। तो हुआ क्या, वहां पे इलेक्शन हो गया ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी हार गई और लेबर पार्टी जीत गई और लेबर गवर्नमेंट बना। उसके हेड थे रैमसे मैकडोनल्ड। ही टुक पावर। जब इन्होंने पावर लिया तो इन्होंने भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन को बुलाया लंदन में कंसल्टेशन के लिए, एंड बातचीत हुई। तो फिर कहा कि डोमिनियन स्टेटस हम भारत को दे देंगे, ठीक है। एंड साथ में इरविन ने ये भी कहा कि राउंड टेबल चर्चा करेंगे कैसे डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। 2 दिन बाद, इस डिसीजन के 2 दिन बाद ही नेशनलिस्ट लीडर का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैनिफेस्टो एक निकल के आया, दिल्ली मैनिफेस्टो, कि भाई राउंड टेबल से रिलेटेड हम लोग क्या मैनिफेस्टो बनाएंगे। उस मैनिफेस्टो में कहा गया कि ये बिल्कुल ही क्लियर सुन लो, किसको कहा गया, ये लॉर्ड इरविन को कहा गया कि राउंड टेबल में जब हम लोग पहुंचेंगे
तो वी विल नॉट डिस्कस द व्हेन डोमिनियन स्टेटस वुड बी ग्रांटेड बट टू फॉर्मुलेट ए स्कीम फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बोला हम लोग वहाँ पे ये चर्चा नहीं करेंगे कि अब कब हमें डोमिनियन स्टेटस दोगे, हम कहेंगे कि अब तुरंत ही अब प्लान को फॉर्मुलेट करो, इसको इम्प्लीमेंट करने का के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फाइनली फिर वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात हुई कि ऐसे ऐसे वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तुरंत ही हमें इम्प्लीमेंट कराओ डोमिनियन स्टेटस को। तो वहाँ पे फिर चर्चा के बाद जब इरविन चर्चा से निकले पार्लियामेंट की, तो उन्होंने क्लियरली गांधी जी को बता दिया कि देखो भाई 23 दिसंबर को देखो बता दिया गांधी जी को कि अभी इतना जल्दी ये डिमांड आपका पूरा होने वाला है नहीं, वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू गिव द एश्योरेंस व्हाट यू गाइज आर डिमांडिंग। एंड इसके बाद कन्फ्रंटेशन के लिए तैयारियां गांधी जी ने शुरू कर दी सिविल डिसोबीडियंस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनुअल सेशन लाहौर में हुआ, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन आता है। एनुअल सेशन हुआ लाहौर में, मैं तो जितना एग्जाम देता हूँ उसमें लाहौर का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने पेपर देखे हैं दिए हैं उन सब में कहीं ना कहीं मुझे दिखता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में क्या मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की। और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि जो ओल्ड लीडरशिप था वो ट्रांसफर हो गया, ओल्ड लीडरशिप के हाथ से छीन गई कमान और न्यू जो लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कमान चली गई। प्रेसिडेंट भी बने थे ये लाहौर सेशन के। प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इनको बहुत लोगों ने अपोज किया, लेकिन गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया, बोला कि अब टाइम आ गया है कि यंग कंधों पे जिम्मेदारियां जानी चाहिए, दे आर मास बेस ऑफ राइट नाउ, अभी जो हमारा मास बेस है यही लोग हैं, ठीक है। ट्रांसफर हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस किया लाहौर में, उसमें कॉल क्या दिया इन्होंने? कॉल टू एक्शन। इन्होंने कहा कि जो लिबरेशन होगा वो हमारा ऐसा नहीं है कि बस हमें फॉरेन योग को उठा के फेंक देना है, हमें क्या करना है? आई मस्ट फ्रैंकली कॉन्फेस दैट आई एम ए सोशलिस्ट एंड ए रिपब्लिकन। तो हमें समाज की जो कुरीतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से हमें ठीक करनी है, रिपब्लिकन स्टेट बनाना है, ठीक है। ये स्पेल्ट आउट द मेथड ऑफ स्ट्रगल। इन्होंने बोला कि कोई भी ग्रेट मूवमेंट जो होता है लिबरेशन के लिए, वहाँ पे मास की जरूरत होती है, और मास पीसफुल है तो ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज मास ही अगर वायलेंट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाती है। तो बोला कि हम ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट में ही बस एक, अगर हम मान लो ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट करते हैं तो थोड़ा वायलेंस एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जब मास मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं वो पीसफुल होना चाहिए। तो ये भी इन्होंने बोला। नेक्स्ट, एट मिडनाइट ऑन 31 दिसंबर 1929 एक ट्राई कलर भी फहराया गया, झंडा जिसको कहते हैं हमारा। ये कहाँ पे फहराया गया? लाहौर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये मैसेज पहुंचा लोगों तक। जनवरी 1926 में पब्लिक मीटिंग शुरू हो गई, ठीक है। 26 जनवरी को 1929 में ही पब्लिक मीटिंग शुरू हो गई एंड इंडिपेंडेंस का प्लेज लिया लोगों ने, लोगों तक ये बातें फैलाई गई, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ भी बातें कही जा रही थी वहाँ झंडा भी फहराया जा रहा था। तो बड़ा यूनिक था इस समय कि मतलब झंडा लोग फहराते थे, झंडा एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था मूवमेंट का, ठीक है। और ये सब जो बातें बताई जा रही थी लोगों को लोकल लैंग्वेज में बताई जा रही थी कि भाई समझ में आ जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। गैदरिंग ऐसे हुआ, गैदरिंग स्टॉर्म ऐसे था। और अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग सिविल डिसओबीडियंस के बारे में। दैट्स ऑल इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।